अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 8-12 हमारा चल रहा है और इसमें हम मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स के बारे में पढ़ रहे हैं और इसका ये सेकंड पार्ट है। तो फर्स्ट पार्ट में हमने मैट्रिसेस की बात की थी और इस पार्ट में हम डिटर्मिनेंट्स की बात करेंगे। तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट्स में हम बेसिक को रिकॉल करते हुए हम अगली चीज़ें जो हैं वो डिस्कस करेंगे, जैसे कि डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स के अंदर ऑर्डर 2/2 से हम स्टार्ट लेंगे, क्योंकि ऑर्डर 2/2 बिल्कुल बेसिक है जो छोटी क्लासेस में आपको पढ़ाया जाता है और आपको ये भी पढ़ाया जा चुका है कि इसे हम डिनोट किस तरह करते हैं। सो हम ऑर्डर 2/2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट रिकॉल कर लेते हैं और के हम इसे सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट बोलते हैं। यहाँ पे कोई ए मैट्रिक्स है जो कि 2/2 है और हम उसका डिटर्मिनेंट कुछ इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। इसमें जो मेन चीज़ है वो ये है कि आपको ये जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे मैट्रिक्स के, इनका प्रोडक्ट होगा और यहाँ पे जो सेकेंडरी एलिमेंट्स होंगे जो सेकेंडरी डायगोनल्स भी कहलाते हैं, तो इनका प्रोडक्ट होगा। तो इस प्रोडक्ट में से जो सेकेंडरी वाला है ये हम माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो इस तरह जो है हमारे पास डिटर्मिनेंट आ जाएगा उस मैट्रिक्स का जिसका ऑर्डर 2/2 है। जो मेन डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं उनको हम लीडिंग डायगोनल्स भी कहते हैं और बाकियों को हम सेकेंडरी डायगोनल्स का नाम देते हैं। एक छोटी सी मिस्टेक है, A21 मल्टीप्लाई होगा 1 2 से, तो आपने माइंड में रखना है। यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक है इसके अंदर। तो अब एग्जाम्पल की तरफ पढ़ते हैं। तो एग्जाम्पल में ये देख सकते हैं आपके -1 को -4 से मल्टीप्लाई किया, ये नेगेटिव उस रूल्स के हिसाब से हमने लगाया। उसके बाद हमने -3 को +2 से मल्टीप्लाई किया। -1 और -4 का जो प्रोडक्ट हमें मिला वो 4 मिला और इस तरह इसका प्रोडक्ट जो हमें मिला वो 6 मिला और इस तरह इन दोनों को ऐड करने से 10 आया। तो इस तरह इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमें यहाँ पे मिल गया। तो अब हम डिटर्मिनेंट फाइंड करना सीखेंगे। ऑर्डर 3 हो या उससे ग्रेटर हो कोई मैट्रिक्स, तो उसका डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं। इसके लिए आपको दो चीज़ें आनी चाहिए या इसका कॉन्सेप्ट होना चाहिए दो चीज़ों का, और उसमें जो सबसे पहली चीज़ है वो है माइनर ऑफ एन एलिमेंट और दूसरी जो चीज़ है वो कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट। इन दोनों का कॉन्सेप्ट आपको होना चाहिए। तो हम सबसे पहले जो है माइनर ऑफ एन एलिमेंट के बारे में देख लेते हैं कि ये क्या होता है। तो हम बढ़ते हैं माइनर ऑफ एन एलिमेंट की तरफ। तो माइनर ऑफ एन एलिमेंट मतलब ये आपके पास कोई भी मैट्रिक्स है, इसका ये डिटर्मिनेंट जो है शो करवाया गया है और इसमें किसी भी एलिमेंट के माइनर से मुराद ये है, जैसे कि यहाँ A33 है, इस एलिमेंट की बात करें, या हम A32 की बात कर लें जैसा कि यहाँ मेंशन भी है, या हम 2 3 की बात कर लेते हैं जो कि यहाँ पे मेंशन है। तो यहाँ पे दो एलिमेंट्स को के माइनर जो है वो आपको दिखाए गए, एक 2 3 है, ठीक है, और दूसरा जो है वो 3 2 है। तो हम सबसे पहले A23 देख लेते हैं। जब हम माइनर फाइंड करेंगे एक एलिमेंट का, तो उसको फाइंड करने का तरीका ये है कि हम वो एलिमेंट जो कि ले रहे होंगे वो उसकी जो पोजीशन है अकॉर्डिंग टू द रो एंड कॉलम, ठीक है ना, कौन सी रो के अंदर वो एलिमेंट है और कौन से कॉलम के अंदर वो एलिमेंट है, ये आपको यहाँ से पता चल रहा है। दूसरी रो है और तीसरा कॉलम है, ये यहाँ पे एलिमेंट मौजूद है। अब यहाँ पे अगर एलिमेंट मौजूद है तो हम दूसरी रो और तीसरे कॉलम को डिलीट करेंगे, ठीक है। ये चूँकि इस एलिमेंट के बारे में हम मालूम कर रहे हैं, इसका माइनर मालूम कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली इस कॉलम को, ठीक है, जिसके अंदर वो एलिमेंट मौजूद है, इसको और उस रो को जो कि दूसरी रो है, इसको हम डिलीट कर देंगे। बाकी जो आपके पास एलिमेंट्स बनेंगे इससे हम एक डिटर्मिनेंट बना लेंगे जो कि A23 का माइनर कहलाएगा। इसी तरह 3 2 के लिए भी हम करेंगे। मेंशन भी है कि बाय डिलीटिंग द रो एंड कॉलम दैट कंटेन द एलिमेंट, ठीक है, जो जिसके अंदर वो एलिमेंट होगा हम उस कॉलम और रो को डिलीट करने से हासिल करेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं कोफैक्टर क्या होता है, एलिमेंट का कोफैक्टर क्या होता है। तो बेसिकली कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट जो है ये बेसिकली दो चीज़ों का प्रोडक्ट है, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये इसे -1 की पावर i+j लिया गया, ये ith रो एंड jth कॉलम की बात कर रहे हैं कि जहाँ पे वो उसकी पोजीशन होगी, जहाँ पे वो मौजूद होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको
आई जे लिखा हुआ नज़र आ रहा है। ये कोई भी एलिमेंट है उस डिटर्मिनेंट के अंदर कि जिसका हम कोफैक्टर फाइंड करने जा रहे हैं। तो हम ये लिखने के बाद आई प्लस जे इसकी पावर बनाएंगे और माइनस से उसे मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरह हमारे पास कोफैक्टर आएगा उस एलिमेंट का जिसका हम फाइंड करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम कोफैक्टर के लिए एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे ये A23 का कोफैक्टर फाइंड करना है जो कि यहाँ पे मौजूद है उस डिटर्मिनेंट के अंदर। ये कोई भी एक डिटर्मिनेंट आपको मिलेगा, यहाँ पे उसे C से डिनोट किया गया है और यहाँ पे जो I है आपके पास वो 2 है और जो J है वो 3 है। मतलब वो उसकी पोजीशन बताई जा रही है उस एलिमेंट की जो कि यहाँ पे मेंशन है। हमें एक यहाँ पे डिटर्मिनेंट मिलेगा एट द एंड। तो यहाँ 2 + 3 हम कर देंगे तो यहाँ से -1 ही आएगा। अब साथ माइनर को मल्टीप्लाई करेंगे, उसी एलिमेंट का हम माइनर फाइंड करेंगे। और ये हम पीछे भी सीख के आए हैं कि उसी एलिमेंट का माइनर कैसे फाइंड करते हैं। इस रो को डिलीट करेंगे और इस कॉलम को डिलीट करेंगे और बाकी जो एलिमेंट्स बचेंगे वो हम एक डिटर्मिनेंट के अंदर एक डिटर्मिनेंट बना के हम लिखेंगे। ये 2 3 हमने ऐड किया, यहाँ से -1 आ गया और साथ वो माइनर आ जाएगा। सिमिलरली हम इसके लिए भी इसी तरह करेंगे। इस तरह हमने माइनर और कोफैक्टर का कॉन्सेप्ट जो है वो समझ लिया। अब हम चलते हैं कि हम डिटर्मिनेंट फाइंड किस तरह करेंगे। इससे पहले कि हम डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स सीखें कि किस तरह उसे फाइंड करना है, किस तरह हमने सॉल्व करना है, तो आपके हैंडआउट्स के अंदर एक थ्योरम भी मेंशन है इसी टॉपिक के अंदर। अच्छा, उस थ्योरम में वो क्या कहता है ये समझना भी बहुत ज़रूरी है। तो पहले हम उस थ्योरम को देखते हैं उसमें क्या कहता है। थ्योरम में बेसिकली वो ये कह रहा है कि ऑर्डर 3 का जो डिटर्मिनेंट होता है वो बेसिकली सम होता है 3 प्रोडक्ट्स का, जो कि हमें इस तरह मिलता है कि उस पर्टिकुलर एलिमेंट का हम प्रोडक्ट ले लेते हैं कोफैक्टर्स के साथ। अब ये बहुत इजी सी बात है, तो रिपीट करते हैं इस बात को कि ऑर्डर 3 का डिटर्मिनेंट जब भी फाइंड कर रहे होते हैं ना हम, तो बेसिकली सम होता है 3 प्रोडक्ट्स का। ठीक है, अब यहाँ पे जो 3 प्रोडक्ट्स हैं उसे समझना भी ज़रूरी है कि भाई ये कौन से 3 प्रोडक्ट्स का सम कह रहा है। यहाँ पे ये कहना चाहता है कि उस रो या कॉलम का हर एलिमेंट मल्टीप्लाई होता है, किससे होता है? कोफैक्टर से। तो अब नीचे एग्जांपल है, हम उसे देख लेते हैं। यहाँ पे ये एक डिटर्मिनेंट हमने फाइंड करना है। वी एक्सपैंड द फर्स्ट रो टू गेट। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ का इजाफा करता जाऊँ कि हमें मोस्टली जो टीचर्स बता रहे होते हैं वो ये बता रहे होते हैं कि फर्स्ट रो को ही लेके चलना है और उससे एक्सपेंड कर देना है, और उसमें भी कुछ चीज़ें वो स्किप कर देते हैं, आपको डायरेक्टली वो करवा देते हैं। ठीक है, उस तरीके से हो जाता है। लेकिन अगर आपको किसी कॉलम के रिस्पेक्ट एक्सपेंड करना हो, डिटर्मिनेंट फाइंड करना हो, या दूसरी रो के रिस्पेक्ट करना हो, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है ये भी आपको पता होनी चाहिए। इसलिए आपको रूल जो है वो सही से पता होना चाहिए। अगर आपको रूल नहीं पता तो ये मुश्किल होगा। अगर आपको करना पड़ जाए तीसरी रो के रिस्पेक्ट तो किस तरह करोगे, तो या तीसरे कॉलम के रिस्पेक्ट करना चाहे आपको एक्सपेंडिंग करनी पड़ जाए तो फिर किस तरह करोगे। इसलिए रूल समझना इंतहाई ज़रूरी है। हम सम लेंगे 3 प्रोडक्ट्स का, ये करना इंतहाई ज़रूरी होता है, इसका पता होना चाहिए। वैसे हम फर्स्ट रो से ही चल रहे होते हैं तो हमें पता है कि हम मिडल जो ले रहे होते हैं उसमें जो सेकंड एलिमेंट ले रहे होते हैं ना रो का, उससे पहले हम माइनस लगा देते हैं। वो माइनस क्यों आता है ये समझना भी ज़रूरी है ना, तो रूल को सही से फॉलो करना चाहिए। तो इसके लिए कोफैक्टर्स का कॉन्सेप्ट होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप डिटर्मिनेंट को सही से फाइंड कर पाओगे। यहाँ पे R1 को ही लेके एक्सपेंड किया गया है, लेकिन मैं आपको एक असाइनमेंट दे देता हूँ। यहाँ पे हैं 3 रोज़ एंड 3 कॉलम्स। आप हर रो के रेस्पेक्ट यहाँ पे डिटर्मिनेंट फाइंड करके देखें और हर कॉलम के रिस्पेक्ट भी करके देखें, एक्सपेंड करके देखें, तो फिर आपको एट द एंड 12 मिलता है या नहीं मिलता, ये आपकी एक असाइनमेंट होगी, आपने ये खुद करना है। तो यहाँ चूँकि R1 से एक्सपेंड करने जा रहा हूँ तो R1 में हम क्या करेंगे, इस रो 1 से पहला एलिमेंट लेंगे, ये उस प्रोडक्ट का पहला पार्ट होगा। जो 3 प्रोडक्ट्स हमने उनका सम करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने ईच एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना होता है, इसलिए यहाँ पे 2 लिखेंगे। उसके बाद कोफैक्टर आगे हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो बेसिकली यहाँ 3 नंबर्स का प्रोडक्ट है। तो इन तीनों प्रोडक्ट्स का जो सम है, मैं सिर्फ एक आपको डिटेल से बता देता हूँ, बाकी उसी तरह आपने कर लेने हैं। तो जैसे यहाँ पे आपको 2 नज़र आ रहा है, तो ये 2 जो है वो फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट है। उसके बाद जो अगला 1 आ रहा है वो बेसिकली जब हम कोफैक्टर
साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, उसमें जो -1 की पावर 1 + 1 है, तो यहाँ से हमें 1 मिलता है। उसके बाद जो अगला 1 है जो कि एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, 1 और -1 और आगे -3 और 2, ये बेसिकली यहाँ पे उस माइनर को सॉल्व किया गया, मतलब यहाँ से इसका डिटर्मिनेंट फाइंड किया गया और बाहर जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज कर दिया गया है। यहाँ तक पहला प्रोडक्ट जो है वो कंप्लीट होता है। तो इसी तरह दूसरा प्रोडक्ट भी है और तीसरा प्रोडक्ट भी है, और तीसरा प्रोडक्ट तो यहाँ पे 0 हो रहा है। ठीक है, तो इसी तरह आप जो है इस दूसरे प्रोडक्ट को भी सॉल्व कर लोगे। ठीक है, यहाँ -2 आ जाएगा और इसी तरह बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। तो ये 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो तीसरा प्रोडक्ट तो 0 हो जाएगा। एट द एंड इन तीनों प्रोडक्ट्स का जो हमें सम मिलेगा, तो इसे सॉल्व करेंगे तो वो हमें 12 मिलेगा। अब हमने 3/3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट तो फाइंड कर लिया, लेकिन डिटर्मिनेंट के रेलेवेंट हमने ये 2 टर्म्स और सीखनी है, सिंगुलर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। बेसिकली जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो है वो 0 आएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा डिटर्मिनेंट, देन उसको हम सिंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। और जिसका 0 नहीं आएगा, जिसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं मिलेगा हमें, वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। जैसे पीछे हमने एक डिटर्मिनेंट फाइंड किया तो वहाँ उसका आंसर 12 आ रहा था, तो इट मीन्स कि वो एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो अब ट्रांसपोज की तरफ बढ़ते हैं। ट्रांसपोज चाहे वो 2/2 के लिए लें या 3/3 के लिए लें या किसी भी ऑर्डर को, बेसिकली हम रोज़ को कॉलम्स में बदल लेते हैं, या हम ये कह सकते हैं कॉलम को रो में बदल रहे हैं। यहाँ पे ये देखें, इसका ट्रांसपोज लिया गया, इस रो को कॉलम में बदला है। इस तरह दूसरी रो को दूसरा कॉलम बना देंगे, तीसरी को रो को तीसरा कॉलम बना देंगे, तो इस तरह हमें ट्रांसपोज मिल जाएगा एक मैट्रिक्स का। अब हम ये सीखते हैं कि एडजॉइंट या एडजोगेट जो होता है मैट्रिक्स का वो क्या होता है। 2/2 हमने छोटी क्लासेस में सीख रखा है, हम उससे भी एक नज़र देखेंगे कि 2/2 का हम किस तरह फाइंड करते हैं, वो भी देखेंगे। और हम 3/3 और इससे ग्रेटर के लिए भी देखेंगे। तो यहाँ 2/2 के लिए बेसिकली यहाँ डायगोनल, जो प्रिंसिपल डायगोनल्स होते हैं, इनकी हम जगह बदल देते हैं। ठीक है, और जो यहाँ पे सेकेंडरी डायगोनल्स होते हैं उनकी हम अलामतें बदल देते हैं, मतलब उनके साथ जो साइन होता है वो हम चेंज कर देते हैं। तो बेसिकली इससे हमें क्या मिलता है, इससे हमें मिलता है एडजॉइंट मिलता है उस गिवन मैट्रिक्स का 2/2 के लिए। अब 3/3 के लिए या उससे ग्रेटर ऑर्डर का कोई भी मैट्रिक्स हो तो उसको हमने उसका एडजॉइंट किस तरह फाइंड करना है, ये बेसिकली कोफैक्टर्स की हेल्प से ही हम करेंगे। तो एडजॉइंट ऑफ ए अगर फाइंड करना है तो उस मैट्रिक्स ए के हम कोफैक्टर्स फाइंड करेंगे, देन उन कोफैक्टर्स को लिखेंगे एक मैट्रिक्स के अंदर, एक मैट्रिक्स बनाएंगे उसको। जब उसका हम ट्रांसपोज ले लेंगे तो हमें उस मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट मिल जाएगा। तो टेंशन नहीं लेनी आपने, आगे एग्जाम्पल है, मैं आपको एग्जाम्पल से क्लियर कर देता हूँ। तो चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। तो यहाँ पे हमारे पास ए मैट्रिक्स है कोई भी, और सबसे पहले इसका हम एडजॉइंट फाइंड करने जा रहे हैं, तो कोफैक्टर फाइंड करना ज़रूरी है। तो हम इसके कोफैक्टर फाइंड करेंगे सबसे पहले, और कोफैक्टर फाइंड करना मैं ऑलरेडी आपको सिखा चुका हूँ। कोफैक्टर फाइंड मतलब उसमें मौजूद हर एलिमेंट का कोफैक्टर फाइंड करना है। ठीक है, तो जैसे आप कोफैक्टर फाइंड कर लेंगे हर एलिमेंट का, तो आपने एडजॉइंट कैसे, एडजॉइंट आपके कोफैक्टर्स जितने भी आएंगे उनको आपने एक मैट्रिक्स में लिखना है और उसका ट्रांसपोज ले लेना है। तो सिंपली आपने रोज़ को कॉलम में चेंज कर लेना है। जैसे चेंज कर लेंगे तो उसके रिस्पेक्ट आपको यहाँ पे वैल्यूज़ दी गई हैं, तो आपने ये वैल्यूज़ सारी यहाँ से उठानी है, ऊपर जो कोफैक्टर फाइंड किए हैं। जैसे यहाँ से 5 उठाया, 5 यहाँ पे लिखा, उसकी जो प्लेस होगी वहाँ पे आपने ये सारी वैल्यूज़ लिख देनी है। तो इस तरह आपका एडजॉइंट आ जाएगा। तो अब नेक्स्ट जो है इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स है। इन्वर्स एक होता है एडिटिव इन्वर्स और एक होता है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है जिसको हम सीख रहे हैं। किसी भी मैट्रिक्स का एडिटिव इन्वर्स बेसिकली उसी मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स होता है। वो हमने पहले सीख रखा है, छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है, ये भी पढ़ा है हमने। 2/2 का इन्वर्स फाइंड करना छोटी क्लासेस में सीखा है, और इन्वर्स फाइंड करने के लिए हम इस फार्मूला को यूज़ करेंगे। यहाँ मैं आपको 2/2 का इन्वर्स फाइंड करना नहीं सिखाऊंगा, मैं 3/3 का इन्वर्स फाइंड करना सिखाऊंगा आपको। हमारे पास मैट्रिक्स है जिसका हमने इन्वर्स फाइंड करना है, और सबसे पहले हम क्या है, हम कोफैक्टर फाइंड करेंगे। तो कोफैक्टर इसलिए फाइंड करना है क्योंकि हमने एडजॉइंट फाइंड करना है।
तो कोफैक्टर जब आप सारे फाइंड कर लोगे इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स के हर एलिमेंट का, सॉरी ये कहना भूल जाता हूँ मैं, कोफैक्टर्स फाइंड करने के बाद आपने एडजॉइंट फाइंड करना, उसके बाद डिटर्मिनेंट फाइंड करना, और डिटर्मिनेंट फाइंड करने का भी वही तरीका है जो मैं पीछे अभी बता चुका हूँ। जैसे यहाँ से हम फर्स्ट एलिमेंट लेंगे और फिर उसके कोफैक्टर से उसे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसी तरह आप अगले एलिमेंट को भी लेंगे और अगले एलिमेंट के साथ भी कोफैक्टर मल्टीप्लाई कर देंगे और तीसरे एलिमेंट के साथ भी कर देंगे, तो आपके पास 8 आ जाएगा। और सिंपली यहाँ पे आप उस फार्मूले में इसे यूज़ करोगे और यहाँ से आपको ए इन्वर्स जो है मिल जाएगा। थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे कि ए इन्वर्स इज़ इक्वल टू 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। नीचे हमने डिटर्मिनेंट पुट करना है इसका, तो डिटर्मिनेंट हमारे पास 8 है, उसके साथ साथ आपने एडजॉइंट ऑफ ए जो है वो मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये लेक्चर थोड़ा लेंथी है, मैंने कहा इसी में वाइंड अप करते हैं। तो अब हम अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो अगला टॉपिक है एचलन एंड रिड्यूस एचलन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स। इसकी डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं कि एक मैट्रिक्स जो है एचलन फॉर्म में कब होता है, उसकी ये 3 प्रॉपर्टीज़ हैं। एवरी नॉन ज़ीरो रो बिगिनस विद अ 1, कि हर नॉन ज़ीरो रो जो होगी वो 1 से स्टार्ट होगी और उस 1 को हम लीडिंग 1 बोलेंगे। ठीक है, ये चीज़ आपने माइंड में रखनी। तो अब हम दूसरी प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं। एवरी लीडिंग 1 इन अ लोअर रो इज़ फर्दर टू द राइट ऑफ द लीडिंग 1 अबव इट। अब इसे समझने के लिए मैं यहाँ पे ड्रा कर देता हूँ ताकि इजीली आपको समझा दूँ। देखिए ये हमारा मैट्रिक्स है, तो पहली प्रॉपर्टी के मुताबिक यहाँ पे 1 होगा। ठीक है, बिगिनस विद 1, और एवरी लीडिंग 1 इन अ लोअर रो, नीचे वाली जो रो होगी उसमें जो लीडिंग 1 होगा वो फर्दर मोर होगा राइट ऑफ द अबव। तो अबव ये थोड़ा आगे होगा, मतलब यहाँ होगा, यहाँ 1 होगा। और इसी तरह अगर तीसरी रो की बात करें तो उसका 1 जो है वो भी फर्दर मोर पे चला जाएगा, मतलब वो 1 जो है वो इसी तरह पहले 2 एलिमेंट छोड़ के यहाँ पे होगा। इस तरह की फॉर्म जो होगी वो एचलन फॉर्म होगी। और तीसरी जो प्रॉपर्टी है उसमें अगर कोई ज़ीरो रो है तो वो मैट्रिक्स के एंड में होनी चाहिए, उस मैट्रिक्स के एंड में होनी चाहिए ज़ीरो रो, वो एंड में होनी चाहिए बिल्कुल, उसे आपने एंड में रखना है। तो इस तरह की जो फॉर्म होगी वो एचलन फॉर्म होगी किसी भी मैट्रिक्स की। तो इसके बाद हम इस एचलन फॉर्म से मज़ीद हम रिड्यूस एचलन फॉर्म जो है वो किस तरह करेंगे, ये तीनों प्रॉपर्टीज़ तो उसमें शामिल होंगी। मतलब एक रिड्यूस एचलन फॉर्म जो है उसमें एडिशन करेंगे हम एक प्रॉपर्टी की। ये 3 प्रॉपर्टी पहले से इंक्लूड है, ये तीनों प्रॉपर्टीज़ भी उसमें हैं। लेकिन एक चौथी प्रॉपर्टी ये है कि यहाँ मैं इसे रीड कर देता हूँ। ये चौथी प्रॉपर्टी, एवरी अदर एंट्री इन अ कॉलम कंटेनिंग अ लीडिंग 1 इज़ 0। तो इसे अगर आसान अल्फाज में समझाऊँ ना मैं आपको, तो ऐसे है कि मैं इसे डायग्राम से, जैसे यहाँ पे हम ये कॉलम लेते हैं ना, तो इसमें जो लीडिंग 1 होता है ना, उसके अलावा जो उस कॉलम में एंट्रीज़ होंगी ना, ऊपर जो होगी एंट्री या वो जो 1 है जो कि लीडिंग 1 कहलाएगा, या इसके नीचे जो एंट्री आ रही होगी, जैसे यहाँ पे 0 आ रहा है, सिमिलरली ऊपर भी 0 आना चाहिए, बाकी सारी ज़ीरोज़ होनी चाहिए उस कॉलम के अंदर। ऊपर नीचे उस लीडिंग 1 के अलावा बाकी सारी ज़ीरोज़ होनी चाहिए, तो वो रिड्यूस एचलन फॉर्म होगी। यहाँ पे नीचे जो है ये 2 मैट्रिसेस हैं जो कि एचलन फॉर्म के अंदर हैं, और इसी तरह 2 मैट्रिसेस और हैं जो कि एचलन फॉर्म के अंदर नहीं हैं। आप इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे, आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन सा एचलन फॉर्म में है और कौन सा नहीं। ये दोनों एचलन फॉर्म में नहीं है। और ये 2 मैट्रिसेस ऐसे हैं कि जो कि रो रिड्यूस एचलन फॉर्म में मौजूद हैं। ठीक है, तो ये एचलन फॉर्म में मौजूद हैं। यहाँ पे अगर देखें तो ऊपर और नीचे 0 है, तो लीडिंग 1 के ऊपर नीचे इस कॉलम में 0 है, और यहाँ पे भी देख सकते हैं कि लीडिंग 1 के नीचे 0 हैं। तो इस तरह ये रिड्यूस एचलन फॉर्म आपकी बनती है। तो ये होपफुली आपको क्लियर हो गया। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। अब अगर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आपको कोई दिया गया है, कोई लीनियर इक्वेशन दी गई है, उनको कैसे सॉल्व करना है, उसके 3 मेथड हैं। सबसे पहले मेथड मैट्रिसेस वाला है, इसको देखेंगे। इससे पहले लेके चलते हैं, इसे सीख लेते हैं, ये पीछे भी आपने पढ़ा हुआ है, बस हम जल्दी जल्दी से वाइंड अप करते हैं और जल्दी जल्दी ये आपको सिखा देता हूँ। तो ये हम मेथड यूज़ करने वाले हैं। पहले हमारे पास ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है, ये इसे हम मैट्रिसेस की फॉर्म में इस तरह लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम ए मैट्रिक्स बनाएंगे कोफिशिएंट से, उसके बाद ये हमारा कोई एक्स मैट्रिक्स होगा, और ये हमारा कोई जो कांस्टेंट से बनेगा वो बी मैट्रिक्स होगा।
और अगर हम इसे ए मान लें और ये कोई हमारा एक्स मैट्रिक्स हो और ये इसे कोई बी मान लें, तो इससे हम एक इक्वेशन बना सकते हैं एक्स इज़ इक्वल टू बी। और मज़ीद इससे हम इस तरह लिखेंगे, तो यहाँ हम अगर ए इन्वर्स ले लें और उसका बी के साथ प्रोडक्ट ले लें, तो वहाँ से हम x1 x2 और x3 फाइंड कर सकते हैं बाय द इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस। यहाँ पे ये देख सकते हैं आपको, यहाँ बी मैट्रिक्स मैंने लिखा और यहाँ ए इन्वर्स चूँकि बी से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ए इन्वर्स फाइंड करना होगा, और इन्वर्स फाइंड करने का तरीका हम सीख चुके हैं। तो आपको सिंपली यहाँ से ये इन्वर्स जो है आपने फाइंड कर लेना है और उस इन्वर्स को b से मल्टीप्लाई करना है। तो जब इन्वर्स को आप b से मल्टीप्लाई कर दोगे तो उसके बाद जो अगला काम करना है, आपके पास एक मैट्रिक्स आएगा, जैसे कि यहाँ पे एक मैट्रिक्स है जो कि यहाँ हमें मिलेगा। तो क्रॉसपोंडिंग एंट्री के इक्वल होगी बाय द डेफिनेशन ऑफ इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस। तो यहाँ हमारे पास x1 x2 और x3 आ जाएगा। अब हम सेकंड मेथड की तरफ चलते हैं, एचलन फॉर्म वाला और रिड्यूस एचलन फॉर्म वाला। तो वो देख लेते हैं और उससे हम किस तरह इन्वर्स फाइंड करते हैं वो देखते हैं। सबसे पहला काम जो आपने करना है, उस सिस्टम ऑफ इक्वेशन से आपने क्या है कि एक मैट्रिसेस की फॉर्म बनानी है और उससे एक आपने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाना है। वो बेसिकली जिसे ए बी का नाम देंगे। इसमें क्या होगा कि ए के यहाँ तक एलिमेंट आएंगे और उसके बाद हम साथ अगर जोड़ लेते हैं कांस्टेंट वैल्यू से बना गया जो मैट्रिक्स है उसको जोड़ लेते हैं यहाँ पे, तो ये एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनेगा और इस पे हम रो एंड कॉलम ऑपरेशन लगाएंगे जो कि आपने पिछली क्लास में सीखा हुआ है। इसलिए यहाँ पे करना क्या होता है कि जो हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाएंगे उसका जो ए मैट्रिक्स हमने जो ये फर्स्ट पार्ट लिया था, इस पार्ट को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाएंगे। इस पार्ट पे रो ऑपरेशन लगा के हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाएंगे। अगर ये आइडेंटिटी बन जाता है तो उसके बाद जो हमारे पास ये वाली वैल्यूज़ होंगी जो कि कांस्टेंट वैल्यूज़ जो चेंज होंगी वो हमारे एक्स वाई जी होंगे। इस तरह हमें एक्स वाई जी मिलेगा। ये रिड्यूस एचलन फॉर्म में चेंज करने से हमें मिल जाएगा एक्स वाई और जी की वैल्यू। अगर मैं यहाँ पे रो ऑपरेशन भी आपको सिखाऊं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, और रो ऑपरेशन अगर नहीं आता उसके लिए मैं डेडिकेटेड एक वीडियो अलग से बना दूंगा। और ये छोटी क्लासेस में आपने सीखा हुआ है, ये बहुत इजी है रो ऑपरेशन। अब हम बढ़ते हैं क्रैमर रूल की तरफ, और क्रैमर रूल की मदद से हम किस तरह सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं ये हम सीखते हैं। यहाँ पे हमारे पास इक्वेशंस हैं और हम यहाँ से एक मैट्रिक्स बनाएंगे। उसको उसने डेल्टा का नाम दिया, आप ए भी बना सकते हो, डेल्टा बना सकते हो, एज़ यू विश। ठीक है, ए बनाने के बाद आपने उसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेना है। जब आपके पास डिटर्मिनेंट आएगा तो दो और आपने मैट्रिसेस बनाने हैं, यहाँ डेल्टा 1 के नाम से। अब डेल्टा 1 यहाँ पे जो आप मैट्रिक्स बनाओगे तो आपने बाकी तमाम एलिमेंट्स जो लिखने हैं, लेकिन जो ये x1 के कोफिशिएंट्स हैं ना, इसको आपने चेंज कर देना है इन के कांस्टेंट वैल्यूज़ जो यहाँ पे है, इनसे आपने रिप्लेस कर देना है। तो आपके पास डेल्टा 1 जो है एक मैट्रिक्स बन जाएगा। ये बहुत सिंपल है, आपने ये भी सीखा हुआ है पहले। ठीक है, तो यहाँ पे जब ये आप बना लोगे तो इसका भी आपने डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेना है। सिमिलरली यहाँ पे आप डेल्टा 2 जब बनाओगे तो आप x2 के कोफिशिएंट रिप्लेस कर दोगे इन कांस्टेंट वैल्यूज़ से। ठीक है, ये वाले जो एलिमेंट्स हैं ये आप रिप्लेस करोगे किन से, जो कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं यहाँ पे, इनसे जो है वो रिप्लेस कर दोगे तो आपके पास एक और मैट्रिक्स बन जाएगा। और इस मैट्रिक्स को डेल्टा 2 का नाम दे देना है आपने। तो इस तरह इसका भी डिटर्मिनेंट आपने फाइंड कर लेना है। तो इसके बाद डेल्टा 3 है, आपने जहाँ पे जो ये हैं वैल्यूज़, ये आपकी रिप्लेस होके आएंगी कांस्टेंट वैल्यूज़। ठीक है, ये कांस्टेंट वैल्यूज़ ही यहाँ पे खड़ी हैं। तो इस तरह इसका भी आपने डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेना, और x1 के लिए डेल्टा 1 ओवर डेल्टा और 0 आ जाएगा, और x2 के लिए डेल्टा 2 ओवर डेल्टा। तो ये आपने इस तरह फाइंड कर लेना है। तो आपके पास x1 x2 और x3 आ जाएगा। इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए एक मेथड हम ये भी यूज़ कर सकते हैं कि हम इन्वर्स को यूज़ कर लें। तो इन्वर्स को यूज़ करके भी हम एक सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं, और उसके लिए हम ये वाली इक्वेशन बनाएंगे और इस इक्वेशन को हम जो है
इस थ्योरम में मेंशन है कि किस तरह हम ये काम करेंगे। तो यहाँ पे आपके पास कोई भी मैट्रिक्स n क्रॉस n का हो और उसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स A I बना, और यहाँ पे I जो है कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर का, और इसे रिड्यूस, अगर ये रिड्यूस करते हैं और रिड्यूस करने से हमें कोई आई बी मैट्रिक्स मिलता है, और B जो है वो फिर इन्वर्स कहलाएगा उस A का। इफ़ ए आई कैन नॉट बी रिड्यूस, अगर ये नहीं होता रिड्यूस, देन हम कहेंगे कि उसका इन्वर्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता या उसका वो इन्वर्स नहीं रखता। ये एडिटिव इन्वर्स नहीं, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। तो इन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को हम अब सॉल्व करते हैं। एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास इन्वर्स हमने फाइंड करना, उसी थ्योरम को यूज़ करते हुए सबसे पहले हम ए आई बनाएंगे, जो कि इस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हम लिखेंगे पहले, और साथ हम आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स उतने ही ऑर्डर का, उसी ऑर्डर का हम लिखेंगे। तो इस पे अब रो ऑपरेशन हम लगाते हुए जो लेफ़्ट साइड है ये वाली, इसको हम रिड्यूस्ड कर देंगे रिड्यूस एचलन फॉर्म के अंदर। जब ये रिड्यूस्ड एचलन फॉर्म में हो जाएगी, उसके बाद जो हमें यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो चेंज हो गया, इसमें यहाँ पे जो हमें मिलेंगी ये कोई बी मैट्रिक्स है, ठीक है। असल में ये आई बी, जैसा कि उसने कहा था, ये आई बी बन जाएगा। अगर ऐसा होता है देन जो यहाँ पे हमें एक बी मैट्रिक्स मिलेगा वो एक्चुअल में ए इन्वर्स ही होगा उस थ्योरम के मुताबिक। सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमने पीछे एक रिजल्ट पढ़ा है, वो ये कि एक्स अंडरलाइन जो है वो ए इन्वर्स बी अंडरलाइन है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे ए इन्वर्स और बी को मल्टीप्लाई कर देंगे। बी बेसिकली कहाँ से आया है, बी बेसिकली जो आपको गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है ना, उसके अंदर जो कांस्टेंट वैल्यूज़ थी उनसे ये मैट्रिक्स बनाया गया। अब यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई कर देना इन दोनों मैट्रिसेस को। एक आपका ए इन्वर्स है जो कि आपने एक ए आई ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिया जिसको कोई आई बी हमने बनाया, वहाँ से हमें इन्वर्स मिला। और यहाँ पे जब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमें ये रिज़ल्ट मिलेगा, जिससे हमें ये एक मैट्रिक्स मिलेगा। अब यहाँ पे ये x की वैल्यू होगी और यहाँ पे ये y की वैल्यू होगी और ये z की वैल्यू होगी। तो यहाँ पे ये आपके x, y और z जो है उनकी वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो इस तरह आप सिस्टम ऑफ इक्वेशंस भी इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। देखें, चूँकि लेक्चर ज़्यादा लंबा हो चुका है तो मैंने कोशिश की है कि आपको मैं ये शॉर्ट में जल्दी जल्दी बता दूं। देखिए, प्रैक्टिस करना आपका काम है। अगर मैं फिर कहूँगा, अगर आपको रो ऑपरेशन का नहीं पता, ठीक है, तो इस पे मैं डेडिकेटेड वीडियो बना दूँगा, ठीक है। अगर रो ऑपरेशन आप कर सकते हो, आपने छोटी क्लासेस में सीखा हुआ है, आपको पता है, तो फिर ये ईज़िली आपने इसी तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना है। होपफुली आपको पूरे लेक्चर की सही से समझ आई होगी। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो वो आप पूछ सकते हैं, उस पे मैं आपको डेटा प्रोवाइड कर दूंगा। तो अब नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलता हूँ। थैंक यू वेरी मच।